बट हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और बाजार की दशा और दिशा उनसे पूछ लेते हैं। कारोबार के सत्र के अंत तक कैसी दिखाई देगी। राघवेंद्र केडिया, फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार में मोमेंटम तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी टिकाऊ ये चाल आपके मुताबिक? गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून 18 स्वदेश का टीम। ब्रॉडली हमें लगता है मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट चलता रहेगा और निफ्टी जो है वो 20,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 20,000 पर 20,000 ऑन द अपसाइड ये एक नंबर रहेगा और ऑन द डाउन साइड 19,200 19,300 इस रेंज में मार्केट में इकोनॉमिक डेटा वाइज पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आएंगे। ग्लोबल मैक्रो में जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल पैलेस्टाइन टेंशंस, इनको लेके मार्केट में एक सीसॉ मूवमेंट चलता रहेगा। बट ब्रॉडली 19,000 और 20,000 का अगर आप रेंज पकड़े तो इस दरमियान निफ्टी थोड़ा स्विंग करता रहेगा। 19,000 की तरफ अगर रुझान करता है तो थोड़ा सा बाइंग करिए, एंट्री करिए और 19,900 19,800 के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक मार्केट टाइम करेक्शन जिसे कहते हैं उस जोन में जा रहा है। नो बिग मूवमेंट ऑन द अपसाइड, नो बिग मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। राघवेंद्र केडिया की ओर, और इस पूरे सेक्टर पर उनकी नज़र कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ अट्रैक्टिव लेवल्स है जहाँ पर कुछ इनिशिएट किया जा सकता है, कमाई का मौका। राघवेंद्र, इस पूरे सेक्टर में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ओवरऑल जो ग्लोबल मैक्रो में टेंशंस है, इसके चलते हमें लगता है जो इनवर्ड लुकिंग सेक्टर्स हैं जिनका सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी टेंशंस होते हैं या डॉलर स्ट्रेंथ होता है या एक फ्लाइट टू क्वालिटी ट्रेड होता है, तो उन सेक्टर्स में ज्यादा ओवरवेट करना चाहिए जो कि इंडिया स्पेसिफिक है। तो इसमें हमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, एनबीएफसी स्पेस सबसे अच्छा लगता है। और इन सेक्टर में जैसे आपने कहा कमाई के मौके अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक हमारा टॉप रिकमेंडेशन रहेगा। पीएसयू बैंक्स के क्वार्टरली वन रिजल्ट्स, तिमाही रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। ये मोमेंटम हमें लगता है कंटिन्यू रहेगा। तो लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल कैप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो टॉप स्टॉक्स रहेंगे पीएसयू बैंक्स में। तो ब्रॉडली एनबीएफसी स्पेस, बैंकिंग स्पेस ये आउट परफॉर्म करेंगे। और अगर ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा स्ट्रेच होता है या एस्केलेट होता है तो इसके बावजूद भी इन स्टॉक्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स हैं या ब्रॉडली ग्लोबल इंपैक्ट जिसका होता है मेटल्स माइनिंग स्पेस पे, उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और बैंकिंग और एनबीएफसीज में ओवरवेट कर सकते हैं। दूसरे तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी अनीशा जैन इसका पूरा विश्लेषण कर रही हैं। पर हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इम्प्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं हम अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से। इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा। डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगवार लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक। इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में। अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में।
शुक्रिया अनीशा। तो काफ़ी कुछ डिपेंड होगा कि कमेंट्री में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन राघवेंद्र केडिया मेरे आज के मेहमान बने हुए हैं। तो राघवेंद्र, आप बताएं, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जहां पर एक तरफ हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी कुछ उम्मीदें हैं और प्रॉफिटेबिलिटी सपाट रहने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, जो विश्लेषण अनीशा ने भी पेश किया है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है और किस तरह का मोमेंटम, क्योंकि अक्सर टीसीएस के नतीजों से एक मोमेंटम सेट हो जाता है रिजल्ट सीजन का, ठीक है, तो किस तरह का मोमेंटम सेट होने की उम्मीद है या संभावना है? डेफिनेटली टीसीएस जैसा कहते हैं इज द बेलवेदर फॉर द अर्निंग सीजन, बट साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट्स। सो एक तो बायबैक का एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा, उसकी जो डिटेल्स आएगी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, और टीसीएस का काफी जनरस रिवॉर्डिंग बायबैक रहे हैं पिछले हिस्ट्री में। और इसके अलावा मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा सूदिंग रहेगा। एम्प्लॉय एट्रिशन में अगर थोड़ा सा गिरावट आती है तो वो एक सूदिंग रहेगा। तो और ओवरऑल जो हमें लगता है डॉलर स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में ब्रॉडली। अगर कोई भी मार्केट में नेगेटिव करेक्शन होता है तो आईटी को एक डिफेंसिव स्पेस कहा जाता है, और टीसीएस एक लार्ज कैप होने के कारण थोड़ा सा और रिसाइलेंट रहेगा, मजबूत रहेगा। तो टीसीएस में अर्निंग के लिए हमें एक्सपेक्टेशंस है कि एक अबव एक्सपेक्टेशन अर्निंग रह सकती है जो स्ट्रीट कंसेंसस है उससे। और अगर कोई कारण से इन भाव पर भी आता है तो दोनों कारण से टीसीएस को ले सकते हैं, बायबैक के लिए भी और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ये अगर आने वाले दिनों में मार्केट करेक्ट होता है तो टीसीएस वुड आउट परफॉर्म द मार्केट एंड प्रूव एज अ डिफेंसिव हेज। चलिए, ये तो टीसीएस के नतीजों और अनुमान पर बात हो गई है, लेकिन राघवेंद्र आप हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा कच्चा तेल और सोने की भी चाल पर बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की तेजी में और कितना उबाल आपके मुताबिक? हालांकि मंडे में ब्रेंट में थोड़ा $3-3.5 का इम्प्रूवमेंट एस्केलेशन हुआ था, और वापस कल रात में थोड़ा सा गिरावट आया। बट एक पॉजिटिव बुलिश अंडर करंट लगता है ऑयल, ब्रेंट, नाइमेक्स, इन सब चीजों में। और थोड़ा एक यूएस वेनेजुएला का डील में जो प्रोग्रेस हुआ है वो थोड़ा सा प्राइस को नीचे ले रहा है। बट ओवरऑल जब भी ग्लोबल मैक्रो में स्पेशली मिलिट्री टेंशन होता है, जो ऑलरेडी हमारे बैकड्रॉप पे रशिया यूक्रेन में हो रहा है, जो काफी इम्पैक्ट किया है। हालांकि इजराइल पैलेस्टाइन का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा सप्लाई चेन साइड ऑन द क्रूड, बट ओवरऑल जब तक ये वॉर बना रहेगा, क्रूड ऑयल, नाइमेक्स, ब्रेंट, ये सब एक बुलिश अंडर करंट में स्लो एंड स्टेडी अप मूव करते रहेंगे। और ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स इन इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल इंडिया, इन सब में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। अगर ट्रेड करना है तो ऑयल बास्केट इंडिया की एक बुलिश लॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले 1 से 2 महीने तक ग्लोबल मैक्रो सपोर्टिव रहेगा ऑयल के लिए। एक और सवाल, उसके बाद हम एक और खबर की ओर बढ़ेंगे। झटपट पूछना चाहूँगी आपसे, अक्सर इस तरह की जब गतिविधियाँ होती हैं तो सोने की सेफ हेवन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। वैसे ओवरऑल ख़रीदारी के लिहाज से हम देख रहे हैं कि डिमांड आउटलुक सोने का थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। हम एक शादी ब्याह के मौसम में जो है वो एंट्री कर रहे हैं, त्योहारी सीज़न का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं, कितनी और बढ़ सकती हैं? ब्रॉडली गोल्ड प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो डॉलर पर आउंस का जो आता है, उसमें सबसे बड़ा हिट गोल्ड में आया था, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स काफी अप एंड अप गए थे। और ये एक सेम मनी जो है वो या तो गोल्ड में जाता है या फिक्स डिपॉजिट्स में जाता है, और यूएस एफडीज, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बट जब भी वॉर होता है, गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन, एज अ गुड हेज। तो ये एक पॉजिटिव अंडर करंट गोल्ड में अभी आया है, 2% का अपटिक आया है। हमें लगता है 1870 जो गोल्ड डॉलर पर आउंस का इंटरनेशनल प्राइस है, उसमें आने वाले 1 साल में अगर लंबी अवधि के लिए देखें तो एटलीस्ट 10% से 15% का इजाफा हो सकता है। तो हमें इंटरनेशनल प्राइसेस में हमें $2100 पर आउंस गोल्ड लगता है। तो गोल्ड शुड आउट परफॉर्म एज एन एसेट क्लास फ्रॉम करंट लेवल्स। ओवरऑल ये अंडर वैल्यूड है, और इसमें अपना पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन आप गोल्ड में रख सकते हैं। इन प्राइसेस पे एक अच्छा एंट्री लेवल है यहाँ पर, और तेज़ी की ज़्यादा संभावना, गुंजाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया राघवेंद्र। लेकिन हम